बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो आज हम पढ़ते हैं हीमोस्टेसिस को। हीमोस्टेसिस क्या है, हीमोस्टेसिस ये किस तरह एक्टिवेट होता है और इसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं और कौन कौन से फेज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इस एक लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। अच्छा, हीमोस्टेसिस देखिए नाम से ज़ाहिर है, हीम मीन ब्लड, स्टेसिस मीन स्टॉपिंग, ऐसा है ना। तो होता क्या है, जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है, कोई ट्रामा हो जाती है, कोई कट लग जाता है तो हमसे ब्लीडिंग, खून का निकलना स्टार्ट हो जाता है। कुछ ही मिनटों के बाद वो ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप होती है कि नहीं। तो ब्लीडिंग स्टॉप होने का जो प्रोसेस है, जो अमल होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं हीमोस्टेसिस। गॉट इट, समझ आ गई। हीमोस्टेसिस जो होता है ये ब्लड की जो स्टॉपिंग होती है, खून जब रुकता है बहने से, तो इसके ये दो फेजेस में कंप्लीट हो जाता है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। जब भी हमें कोई कट लग जाता है तो सबसे पहले हमारा प्राइमरी हीमोस्टेसिस सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाता है। गॉट इट। अब देखिए, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस डायग्राम को सीखिए। ये एक ब्लड वेसल है, क्या है, ब्लड वेसल है। चलो इसको पहले सीखते हैं कि ये कैसे होता है। ब्लड प्राइमरी हीमोस्टेसिस जो होता है, इसमें प्लेटलेट्स एडहेशन होगा, प्लेटलेट्स की अटैचमेंट होगा ब्लड वेसल के साथ, इसमें प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगे और इसमें जो है ना प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बनेगा। अब इसको समझिए, ये एक ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर WBCs भी होते हैं ब्लड वेसल के अंदर RBCs भी होते हैं और ब्लड वेसल के अंदर छोटे छोटे प्लेटलेट्स भी होते हैं जो ये हमारे ब्लड वेसल में सर्कुलेट करते हैं, ऐसा है। अब देखिए, ये बात जहन में रखें कि प्लेटलेट्स हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर नॉन एक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक्टिव फॉर्म में नहीं होते। और ये आप सबको पता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं, ये एंडोथेलियल सेल से बने होते हैं, ऐसा है। अब देखिए, एंडोथेलियल सेल्स के नीचे कोलेजन प्रोटीन भी होता है, कोलेजन, और एंडोथेलियल सेल्स के नीचे 1 वेलेब्रेंट फैक्टर भी होता है। 1 वेलेब्रेंट फैक्टर जो एक प्रोटीन है, ये भी एक प्रोटीन है, ठीक है। अब होगा क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे को ट्रामा हो गई, उसका ब्लड वेसल डैमेज हुआ, ब्लड वेसल टूट गया और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। ये ब्लड वेसल था ना, एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो गए, ब्लड वेसल रप्चर हुआ और यहाँ से खून का निकलना स्टार्ट हुआ है। जब भी एंडोथेलियल सेल्स यहाँ से टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो कोलेजन और 1 वेलेब्रेंट फैक्टर वो बाहर आ जाते हैं, प्रोमिनेंट हो जाते हैं। समझ आ रही कि नहीं। तो जब कोलेजन और 1 वेलेब्रेंट फैक्टर वो जाहिर हो जाएंगे तो इसके पीछे क्या आ जाएंगे, प्लेटलेट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, प्लेटलेट्स आ जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर आप नोट करें कि प्लेटलेट्स आने से पहले सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो वेजो कंस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा, ये वेसल थोड़ा सा तंग हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स। हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिसका कनेक्शन ब्रेन से बना हुआ होता है। तो जब भी ये रप्चर हो जाएगा तो वो क्या करेगा, हमारे ब्लड वेसल्स को थोड़ा तंग कर लेगा। तो जब ब्लड वेसल तंग हो जाएगा तो ब्लीडिंग थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। गुड। अब देखिए, एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो गए हैं, कोलेजन प्रोटीन और 1 वेलेब्रेंट फैक्टर वो सामने आ गए हैं, तो इसके पीछे क्या आ जाएंगे ना। और ये प्लेटलेट्स जो है ना कोलेजन के साथ भी अटैच हो जाएगा और 1 वेलेब्रेंट फैक्टर के साथ भी अटैच हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब अटैच कैसे होता है, देखिए, हमारे प्लेटलेट्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं GP1A, ग्लाइकोप्रोटीन 1A। दूसरा इसके ऊपर होता है ग्लाइकोप्रोटीन 1B। यहाँ तक क्लियर है। ये GP1A प्रोटीन ये किसके साथ अटैच होगा, कोलेजन के साथ अटैच होगा, और GP1B किसके साथ अटैच होगा, 1 वेलेब्रेंट फैक्टर के साथ। क्लियर। अब देखिए,
यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर प्लेटलेट्स अटैच हो गए हैं किस चीज़ के साथ? कोलेजन प्रोटीन के साथ एंड वन वेलिब्रेंट फैक्टर के साथ। जब ये प्लेटलेट्स इसके साथ अटैच हो जाएगा, अटैचमेंट हो गई। अब देखिए प्लेटलेट्स अटैचमेंट का जो प्रोसेस है कोलेजन प्रोटीन के साथ वन वेलिब्रेंट फैक्टर के साथ, इसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स एडहेशन, प्लेटलेट्स अटैचमेंट। गॉट इट? प्लेटलेट्स अटैचमेंट हुआ है, प्लेटलेट्स अटैच हो गए हैं। अब ये प्लेटलेट्स क्या हो जाएगा? प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। जब प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएगा तो ये अपना शेप चेंज करेगा। बात की समझ आ रही है नहीं? प्लेटलेट जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये अपना शेप चेंज करेगा और ये कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज करेगा जो वो और प्लेटलेट्स जो यहाँ पर जा रहे होते हैं उसको अपनी तरफ बुला लेगा, अट्रैक्ट करेगा और उसको भी कहेगा कि आप आ जाए, यहाँ पर कट बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इसको हम बंद नहीं कर सकते, तो आप भी हमारे साथ मिल जाएं, और इसको साथ में बंद कर देते हैं। समझ आ रही? ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट क्या रिलीज करेगा? प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, जो ये प्लेटलेट्स की ग्रोथ कराता है, एक्टिवेट करा देता है। एक एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये क्या करता है? अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स। यहाँ से जो प्लेटलेट्स गुजर रहे होते हैं वो नीचे आ जाएंगे। किसकी तरफ आ जाएंगे? जो यहाँ पर प्लेटलेट्स अटैच हुए थे। समझ आ रही कि नहीं? ये प्लेटलेट्स क्या करेगा? ये और प्लेटलेट्स को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा कि यहाँ पर एक मजबूत सा प्लग बन जाए, प्लेटलेट्स का एक अंबार बन जाए। ये क्या करेगा? ये कैल्शियम भी रिलीज होगा, कैल्शियम थ्रोम्बोक्सिन A2 बनाएगा और ये क्या करेगा? ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट करेगा। क्या करेगा? एक्टिवेशन भी कराता है और प्लेटलेट्स अटैचमेंट भी कराता है। अब देखिए एक चीज़ प्लेटलेट्स को यहाँ पर बुला रहा है और दूसरा क्या कर रहे हैं? प्लेटलेट्स को आपस में अटैच कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर प्लेटलेट्स आ जाएंगे तो बहुत सारे प्लेटलेट्स यहाँ पर जमा हो जाएंगे ना, होंगे क्या नहीं? तो सिर्फ जब ये दोनों रिलीज होंगे तो होगा क्या कि जहाँ पर कट लग गया था तो यहाँ पर प्लेटलेट का एक बहुत बड़ा अंबार बन जाएगा, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर जमा हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है ना, ये जो प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं इंजर्ड एरिया के ऊपर, इसको हम कहते हैं प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लग फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स आपस में अटैच हो गए हैं तो यहाँ पर प्लग बन गया है और ब्लीडिंग थोड़ी बहुत रुक गई है। यह तो क्लियर है? प्राइमरी प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन, ये हमारा प्राइमरी हेमोस्टेसिस कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत खून की वो ब्लीडिंग थोड़ी बहुत स्टॉप हो गई है, लेकिन अभी किस्सा पूरा नहीं हुआ। अब इसके बाद जो है ना क्या एक्टिवेट होगा? सेकेंडरी हेमोस्टेसिस एक्टिवेट होगा। क्या एक्टिवेट होगा? सेकेंडरी हेमोस्टेसिस एक्टिवेट होगा। और सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में होता क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं जो हमारे प्लाज्मा के अंदर होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये एक्टिवेट होंगे, जहन में रखें। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट क्यों होते हैं? इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? फाइब्रिन होता है। क्या होता है? फाइब्रिन। और फाइब्रिन करता क्या है? फाइब्रिन जो है ना ये एक जाल बनाता है इस प्लेटलेट्स प्लग के ऊपर। क्या बनाता है? इसके ऊपर एक मिश बनाता है, मिश एक जाल बनाता है और इसको और भी मजबूत कर देता है। समझ आ रही कि नहीं? सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में क्या बनेगा? फाइब्रिन बनेगा। और फाइब्रिन क्या करेगा? जो प्राइमरी प्लेटलेट्स प्लग बना था ये इसके ऊपर एक जाल बनाएगा और इस प्लग को और भी मजबूत कर देगा ताकि ब्लीडिंग कंप्लीटली स्टॉप हो जाए। अब ये फाइब्रिन बनता कैसे है? देखिए, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में एक्सट्रिंसिक पाथवे सबसे पहले एक्टिवेट होती है और ये एक्टिवेट कैसे होती है? सबसे पहले टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? जब हमारे ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं, टिश्यू डैमेज हो जाता है तो उससे टिश्यू फैक्टर रिलीज हो जाता है। ये टिश्यू फैक्टर आके ये फैक्टर नंबर 7 को एक्टिवेट करेगा। समझ आ रही? और फैक्टर नंबर 7 जाके फैक्टर नंबर
10 को एक्टिवेट करेगा। ये बात जहन में रखें कि एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है ना 12 से लेकर 14 सेकंड्स या 16 सेकंड्स के अंदर अंदर ये एक्टिवेट होती है जब ट्रामा हो जाए और जो इंट्रिंसिक पाथवे होती है ये 2 से लेकर 4 घंटे भी ले सकती है एक्टिवेशन में। ये जहन में रखें। गॉट इट? तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो है ना एक्सट्रिंसिक पाथवे किस तरह टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है, फैक्टर 7 को एक्टिवेट करता है और ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। इसी तरह कॉमन पाथवे जो है ना इंट्रिंसिक पाथवे भी एक्टिवेट होती है। कुछ ऐसे वो होते हैं फैक्टर्स होते हैं जो हमारे टिश्यू से रिलीज होते हैं, इसी की वजह से भी एक्टिवेट होती है। ठीक है, ये फैक्टर्स। तो इंट्रिंसिक पाथवे में सबसे पहले कौन सा एक्टिवेट होगा? फैक्टर नंबर 12। कौन सा? फैक्टर नंबर 12 आके जाके फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेट करेगा, फैक्टर नंबर 11 फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट करेगा और फैक्टर नंबर 9 किसको एक्टिवेट करेगा? फैक्टर नंबर 10। इट मीन्स कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे से कौन सा फैक्टर एक्टिवेट होता है? दोनों से फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट होता है। गॉट इट? अब होगा क्या, जब फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट हो जाए तो फिर इसके बाद ये दोनों पाथवे साथ में काम करेगी और इसको हम कहते हैं कॉमन पाथवे, दोनों की वजह से जो होती है। कॉमन पाथवे में क्या होगा? ये फैक्टर नंबर 10 प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के ऊपर काम करेगा जो इसको कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन आके जाके एंजाइमेटिक एक्टिविटी करेगा फाइब्रिनोजन के ऊपर और इससे क्या बनाएगा? फाइब्रिन बनाएगा। जब फाइब्रिन प्रोटीन बन जाए तो ये फाइब्रिन आ जाएगा और ये एक मिश बनाएगा, एक जाल बनाएगा। किसके ऊपर? प्लग के ऊपर। जब यहाँ पर जाल बन जाए तो ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। क्लियर? ये तो हेमोस्टेसिस था। अब इसके बाद एक दूसरा पाथवे एक्टिवेट होता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रिनोलाइटिक पाथवे। कौन सा? अब यहाँ पर ये जो प्लग बना हुआ है इसके अगेंस्ट दूसरा पाथवे एक्टिवेट होगी जिसको हम कहते हैं फाइब्रिनोलाइटिक पाथवे। इस पाथवे का काम क्या है? ये क्या करता है? ये फाइब्रिनोलाइसिस करता है। जो फाइब्रिन बना हुआ था, जो मिश बना हुआ था, ये इसको यहाँ से रिमूव कर लेगा और वेसल को नॉर्मल कर लेगा। इसमें एक एंजाइम हिस्सा लेता है इस चीज़ को तोड़ने में। नहीं, वो कौन सा एंजाइम है जो इसको ख़त्म कर देता है? पाथवे में एक एंजाइम बनता है प्लाज्मिन। क्या बनता है? प्लाज्मिन एक कटर एंजाइम है जो इसको तोड़ देता है। ये एंजाइम इसके पीछे आ जाएगा और यहाँ पर ये जो प्लग बना हुआ था प्लेटलेट्स की वजह से और प्लाज्मिन की वजह से इसको यहाँ से ख़त्म कर लेगा और प्लेटलेट्स ब्लड वेसल दोबारा हील हो जाएगा, बहाल हो जाएगा और इसके नीचे प्रोटीन दोबारा आ जाएंगे। अब ये एक्टिवेट कैसे होता है, कौन कौन सा एंजाइम करता है, फिर दोबारा इसकी वो इनहिबिशन कैसी होती है, बंद कैसे होता है, इसका एक लंबा चौड़ा किस्सा है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं है? अच्छा डियर व्यूअर्स, ये शॉर्ट सा टॉपिक था। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।